हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 8th वीडियो ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जो न्यूट्रिशन है, पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन में, वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। आइए स्टडी करते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन लेकर के हम लोग चलते हैं कि द फूड मटेरियल टेकन इन, जो भी फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उसको सेल्स में यूटिलाइज करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। मतलब जो भी हम एग्जैक्टली ले रहे हैं, हम लोग ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो जो भी हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। उसमें जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका एंड प्रोडक्ट बनाता है और उस एंड प्रोडक्ट को जो है ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है बॉडी की सभी सेल्स में। सेल्स क्या करती हैं? उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करती हैं, उसका ब्रेक डाउन करती है फर्दर, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। मतलब जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, उन सब के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए, जिसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 और वाटर में। ठीक है। लेकिन कुछ जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे पाथवेज यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक। पहले केस में अगर हम देखें कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जब ब्रेक होता है तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे बोलते हैं पायरुवेट्स। ठीक है। पायरुवेट्स में पायरुवेट जो है वो C3 है। तो पायरुवेट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, मतलब एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का वो ब्रेक होता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट बनाता है। 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनाता है। ये प्रोसेस चलती है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। फर्दर अब ये जो पायरुवेट है इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा इथेनॉल और CO2 में। ये ईस्ट करता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन होता है। और इस प्रोसेस में जब पायरुवेट को इथेनॉल और CO2 में ब्रेक किया जाता है तो उसमें एयर की एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इस तरीके का जो रेस्पिरेशन है, इस तरह का जो ब्रेक डाउन है, इस तरह का जो एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एयर की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली बैक्टीरिया या ईस्ट करते हैं इस तरह का रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट्स का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है फर्दर, वो होता है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। जो दूसरे यूकैरियोटिक सेल हैं, हायर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें ये होता है। दिस प्रोसेस ब्रेकडाउन्स, अब इसमें क्या है, इसमें भी वही 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे टू गिव्स। अब ये भी फर्दर ब्रेकडाउन होंगे अब टू से गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मतलब जो 3 कार्बन पायरुवेट है वो 3 मॉलिक्यूल CO2 के बनाएगा। ठीक है। C3 जो मॉलिक्यूल है वो 3 CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएगा। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर होगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो फर्दर पायरुवेट का ब्रेकडाउन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। देखो, द ये इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो बोर्ड क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है इज़ अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। वो एनारोबिक प्रोसेस में बनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है, कम ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी मसल सेल में, क्योंकि हमारी मसल सेल्स भी एनर्जी बनाती हैं, उसमें बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हमारी मसल सेल्स हैं वो अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन, वो जो नॉर्मल पाथवे हैं एरोबिक और अनारोबिक, इसको छोड़ के एक तीसरा पाथवे इम्प्लॉय कर लेती हैं, वो फॉलो करने लगती हैं। उसमें क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक एसिड मसल्स में बन जाता है,
ये क्या करता है, मसल्स में क्रैम्प्स कर देता है, जिसमें मसल फटीग हो जाता है, मसल्स कुछ समय के लिए ऐड आती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, आपको बहुत पेन होता है। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय तक आपको रेस्ट करने के बाद जो होता है लैक्टिक एसिड जो होता है ये फिर से वहाँ से डिग्रेड कर दिया जाता है एंजाइम की हेल्प से, और वहाँ से जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन खत्म हो जाता है तो मसल क्रैम्प्स भी ठीक हो जाते हैं। देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेल में एनर्जी रिलीज होती है वो, अगर वो तुरंत सिंथेसाइज मॉलिक्यूल बनता है, जो तुरंत सिंथेसाइज होती है तो वो तुरंत एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, दैट इज नोन एज एटीपी। एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन अ सेल। मतलब वो एक तरीके का रिजर्व फ्यूल है जिसको बाकी सभी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है सेल में तो उसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है जो जब बनता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, क्योंकि एटी में जो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जब वो बनता है तो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब एटीपी को खर्च किया जाता है, मतलब जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वही एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो लिखा है एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिव राइज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी देता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल, जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, मतलब जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एक बार हम रेस्पिरेशन के फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। इसका साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो तो यहीं तक होता है कि अगर इनके जो साइटोप्लाज्म में बनना है वहाँ तक बन गया। अब 3 प्रोसेस और होती है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट सेल करती है, ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट को फर्दर ब्रेक डाउन करती है तो वो बनाएगी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, मतलब कम है ही नहीं मतलब लगभग कम है, एब्सेंस होगी तो इथेनॉल बनेगा। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, जैसे हमारी मसल्स में भी हमने बात की थी, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से मसल क्रैम्प होता है। लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है? मसल क्रैम्प्स कॉज करता है। इसमें भी एनर्जी बनेगी, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो एनर्जी कम बनेगी और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ज़्यादा होगा। थर्ड इज़ द, जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब पूरी ऑक्सीजन प्रॉपर प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है फर्दर पायरुवेट का, तो कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई फर्दर केमिकल कंपाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ CO2 और वाटर बनेंगे और बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये 3 तरह के हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी हो, तीसरा प्रेजेंस ऑफ जब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो। तो आई थिंक आपको ये रेस्पिरेशन के 3 जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के 3 पाथवे हैं, ये तीनों पाथवे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बोर्ड्स में आपको इनमें से कोई एक पाथवे के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या होता है ग्लूकोज का जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं इस रिएक्शन को। आइए हम लोग एटीपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एटीपी एक मॉलिक्यूल है, दैट इज़ अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये एग्जैक्टली क्या है? ये एक एनर्जी करेंसी है। अभी हमने बताया था जब एटीपी बनता है तो एनर्जी को स्टोर करता है और जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी। जो एनर्जी बनती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, मतलब एडीपी में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट ऑलरेडी एडेनोसिन के साथ, इसके एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं। इन दोनों के साथ ऐड कर देंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, मतलब 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। पहले डी थे, डीपी मतलब डाइफॉस्फेट, फिर उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हो जाएगा, बन जाएगा एटीपी। ये जो बॉन्ड बनता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये जो होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब एटीपी बनता है तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब यही एटीपी जब टूटेगा, ब्रेक होगा, तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। जो भी अंदर प्रोसेसेस होती हैं जो एटीपी को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज करती लेती हैं, वो सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, अगर वाटर में हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो एनर्जी जो निकलती है वो 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल बनती है, मतलब 30.5 किलो जूल
पर मॉलिक्यूल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। इसको याद रखिएगा, डेटा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जिस तरीके से एक बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो अलग अलग पर्पज़ के लिए उससे हम एनर्जी ले सकते हैं बैटरी के। तो इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। मतलब आप उस एनर्जी का यूज़ जो बैटरी में है उसको आप मैकेनिकल एनर्जी, उससे कुछ आप फ़ैन चला सकते हो, कोई मैकेनिकल वर्क कर सकते हो, उससे आप लाइट जला सकते हो, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे आप इन्वर्टर का यूज़ करके आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। जैसे आजकल घरों में इन्वर्टर है तो बैटरी से जो डीसी होता है उससे एसी कन्वर्ट करके उसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे सेल में एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करके उनका हम तरह तरह के वर्क में उनको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब में ये एनर्जी यूज़ होती है। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड बाय द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, जैसा भी हमने बताया। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा और पार्ट है हम लोग और इसको देख लेते हैं। देखो, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो तो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, डिपेंड करता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ज़रूरी है कि वो देयर इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको अडेप्ट इस तरीके से अपने आप को करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकें, उसको ले सकें, उनके पास सफिशिएंट इनटेक होना चाहिए ऑक्सीजन का। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और हम लोग ने देखा था कि प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उन सब में आपने देखा होगा कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसमें वो उस तरीके से वो ऑक्सीजन के एक कॉन्टैक्ट में, एयर के कॉन्टैक्ट में बनते हैं, जिसमें वो CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। ये गैसेस कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम दम एंड आउट ऑफ इनटू द एयर। इस तरीके से वो गैसेस जो होती हैं CO2 और ऑक्सीजन वो एज पर नीड प्लांट लेते रहते हैं और उसको एयर में, इन्वायरमेंट में एक्सहेल करते रहते हैं। प्लांट में भी गैसेस का एक्सचेंज चलता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है और प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, मतलब प्लांट्स को जैसी ज़रूरत होगी वैसे वो CO2 इनटेक करेगा और जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की होगी उतना वो ऑक्सीजन इनटेक करेगा, क्योंकि प्लांट भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। एट नाइट, रात के समय जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि प्लांट जो होता है वो रेस्पिरेशन दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। तो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि रेस्पिरेशन में हमेशा CO2 रिलीज़ होती है, बट इन द डे टाइम प्लांट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उस टाइम पे जो वो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज़ कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल होती है, उसका कोई अमाउंट, मतलब नेग्लिजिबल मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ ज़्यादा होती है। इस वजह से ऑक्सीजन को एज अ मेन हम मानते हैं कि दिन के समय प्लांट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं और CO2 लेते हैं। बट रेस्पिरेशन तो 24/7 प्रोसेस है। ड्यूरिंग द नाइट जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं उस समय प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली जो वो रिलीज़ करते हैं वो होती है CO2। ठीक है, तो वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है उस समय CO2 एलिमिनेशन ही मेजर एक्टिविटी होती है। ड्यूरिंग द डे CO2 जितनी जनरेट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज़, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि CO2 रिलीज़ नहीं होता है ज़्यादा। ऑक्सीजन रिलीज़ इज़ द मेजर इवेंट एट द डिस टाइम, दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज़ मेन होती है। एंड ड्यूरिंग नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती उस समय CO2 एलिमिनेशन ही मेजर एक्टिविटी होती है। एनिमल्स ने क्या किया है, एनिमल्स ने डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व किया है फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, मतलब तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स ने, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हों, चाहे वो वर्टिब्रेट्स में हायर आपके ह्यूमंस हों,
मैमल्स जो हैं इनमें मतलब सब में अलग अलग मैकेनिज़्म है, अलग अलग ऑर्गन्स से इवॉल्व हैं ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए। तो जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल्स। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर में ही रहते हैं, वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को ही यूज़ करते हैं, एक्सचेंज करते हैं थ्रू देयर गिल्स। अब यहाँ पे देखो एक बोर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इससे होता क्या है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हायर होता है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है क्योंकि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको वो ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेते हैं और तो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाई द ब्रीदिंग रेट इज़ मच फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स दैन टेरेस्ट्रियल, तो आप उसका ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिशेस क्या करती हैं, वाटर अपने माउथ में लेती हैं, उसको गिल्स से पास करती हैं, जिससे वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो उस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर लें, ब्लड में ले लें, एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब ऑल दीज ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ब्रीदिंग के लिए जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए अडेप्टेशन होता है, विच इज़ नो कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। मतलब और वो जो सरफेस इन्हेंस जो इन्हेंस्ड सरफेस एरिया होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो एक्सपोज नहीं होता है, वो बॉडी में होता है, अंदर होता है, क्योंकि वो एक बहुत फाइन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जनरली बॉडी में होती है, जहाँ पे दे हैव टू बी पैसेज द विल टेक एयर टू दिस एरिया, जिससे बाहर से एयर को उसके अंदर जाना पड़ता है। जैसे हम अपने लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स में हमारे एल्वियोलाई होता है। अभी हम आगे आपको पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ब्रीदिंग है, जो पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बताएंगे। तो उसी के लिए बेसिकली जो हमारा जो एल्वियोलाई है, जो सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंक्रीज करता है, वो हमारे लंग्स में अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ मूविंग, और अब एयर को बॉडी में अंदर लाने के लिए लंग्स में और बाहर लेने के लिए एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। तो चलिए इस स्लाइड में हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली है और प्रॉपर सारी जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर लिया है। और इनकेस कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके इसको वीडियो को दोबारा देखिए, आपको एक एक डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, एज़ पर कंप्लीट NCERT सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को इससे प्रॉफिट हो सके। ठीक है, और ताकि हम आगे भी आपकी वीडियोस जो हैं कंटिन्यू बनाते रहें। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।